33% महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है, जो कि 2029 में आपको देखने को मिल सकता है। वो भी एक स्ट्रेटजी के तहत ही किया गया है कि दक्षिण के राज्यों को सचेत होना पड़ेगा। नहीं सचेत होइएगा तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी अपनी पैठ बना लेगी। और एक तरह से खाका भी तैयार कर लिया गया है गृह विभाग द्वारा कि किस तरह से परिसीमन होगा और परिसीमन में किसको क्या घाटा और क्या नफा होने जा रहा है। कई हिडन ऐसी बातें सामने नजर आई हैं जिसमें से दक्षिण के लोगों में काफी नाराजगी है कि हमें हिंदी पट्टी के लोगों से कमजोर किया जा रहा है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भीतर की बात है। देखिए, भीतर की बात में आज बात तो हम बिहार की करेंगे, लेकिन देखिए बिहार के साथ साथ अब देश स्तर पर बात करना जरूरी हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही अपनी स्ट्रेटजी बदली, और आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी किसी एक स्टेट के लिए अपनी स्ट्रेटजी नहीं बदलती। भारतीय जनता पार्टी देश लेवल की पार्टी है और देश लेवल के डिसीजंस भारतीय जनता पार्टी लेती है। भले ही आपको दिख रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 7 विधायकों को मंत्री तो बना लिया नीतीश सरकार में, लेकिन क्या इसके अलावे और भी कोई बड़े प्लान पे काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी? क्या उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक ही रणनीति में साथ देने का प्लान है भारतीय जनता पार्टी के पास? आज उस प्लानिंग के बारे में भी आपको बताएंगे। हमारे साथ बाबा हैं। बाबा, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अपने पूरी तरह से बिहार में एक्शन में है, पहले हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता गया, दिल्ली जीता, और अब बिहार में भी स्ट्रेटेजी लगभग जीत वाली है। तो मतलब यहां से लेकर दक्षिण तक पूरा माहौल जो है गड़बड़ाया हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम जो चर्चा कर रहे थे कि एकमात्र ऐसा राज्य है जो 2025 में बिहार में चुनाव है। इसके बाद कई राज्यों में चुनाव होने हैं, 2026 में भी होंगे, 2027 में भी होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन चुनावों को विशेष करके भारतीय जनता पार्टी जो फोकस कर रही है, उसका टारगेट ये 2025, 26, 27 के चुनाव नहीं है। उसका फोकस 2029 का चुनाव है। अच्छा। क्योंकि 2029 में परिसीमन और परिसीमन के साथ वन नेशन वन इलेक्शन होने जा रहा है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। और आपने अभी बताया कि कई राज्यों में, जिसमें दिल्ली में अभी आपने देखा होगा कि महिला प्रचंड 33% महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है, जो कि 2029 में आपको देखने को मिल सकता है। वो भी एक स्ट्रेटजी के तहत ही किया गया है। सबसे बड़ी बात है परिसीमन की। जो 2022 में नीतीश कुमार अलग हुए थे, ये चर्चा इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि बिहार में एकमात्र चुनाव है और बिहार में जो स्ट्रेटजी बनेगी, बिहार जिस तरह का एक्ट करेगा, वही चीज आने वाले कई राज्यों में देखने को मिलेंगे। और वही 2029 के चुनाव का भी एक मापदंड तय हो जाएगा कि इसके आधार पर ये कुछ होना है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत एग्रेसिव है और एक तरह से खाका भी तैयार कर लिया गया है गृह विभाग द्वारा कि किस तरह से परिसीमन होगा और परिसीमन में किसको क्या घाटा और क्या नफा होने जा रहा है। इसको लेकर के हमने आज से लगभग 1.5 साल पहले एक खबर किया था। भारत लाइव के दर्शकों को याद होगा कि परिसीमन को लेकर के हमने पूरे विस्तृत जानकारी दी थी कि 543 की जगह पर जब परिसीमन होगा तो 800 से ज्यादा, 880 से ज्यादा, 888 सीटें होने का अनुमान लगाया जा रहा है कि 888 सीटें हो जाएंगी। इसको लेकर के जो खाका तैयार किया गया था वो कहीं ना कहीं हमारे पास आया था और वो पूरा का पूरा प्लान जो है, हमने एक तरह समझिए कि वो लीक हुआ प्लान जो हमारे पास आया, उस प्लान के आधार पर हमने खबरें की थी। उसके बाद से मीडिया जगत में और पूरे, अब देखिए, राजनीतिक गलियारे में इसकी चर्चा भी हो गई और इस पर अब डिबेट भी शुरू हो गया है। कई हिडन ऐसी बातें सामने नजर आई हैं जिसमें से दक्षिण के लोगों में काफी नाराजगी है कि हमें हिंदी पट्टी के लोगों से कमजोर किया जा रहा है, हमारे ऊपर हिंदी थोपी जा रही है। अभी आपने देखा होगा कि 2 बातें आज नजर आई होंगी आपको, 2 महापुरुषों का, बड़े बड़े दिग्गजों का, 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का जन्मदिन है। एक तो नीतीश कुमार का, जिनके जन्मदिन पर सभी ने बधाइयां दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। वहीं MK स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी बधाई प्रधानमंत्री ने दिया है। लेकिन इस बधाई के साथ साथ MK स्टालिन ने सीधे तौर पे कहा है कि हमारे ऊपर हिंदी थोपी जा रही है और हमें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। अगर दक्षिण के लोग जो राजनीति में हैं या दक्षिण की जो पार्टियां हैं वो एकजुट नहीं हुई तो ये समझ लीजिएगा आप कि सारा खेल खत्म हो जाएगा। इसको लेकर के उन्होंने 40 दलों को मीटिंग के लिए बुलाया था। अच्छा।
और ये गुप्त मीटिंग करके वो ये तय करना चाहते थे कि कैसे आगे की लड़ाई लड़नी है। 2024 से पहले आपको याद होगा कि गैर भाजपाई दलों को जुटाया गया था, जिसमें एक परिसीमन वाला भी मुद्दा था। दक्षिण और पूरब से लेकर के पश्चिम, पश्चिम से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक सारे क्षेत्रों को जोड़ करके और अलग अलग तरह से स्ट्रेटजी जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी उसको लेकर के उनसे लड़ने के लिए, भाजपा से लड़ने के लिए गैर भाजपाई दलों को जुटा करके और सारे सीमांकन को खत्म करके, क्षेत्रीयता को खत्म करके एकजुट करके इंडिया गठबंधन बनाया गया था। जी। और इंडिया गठबंधन नाम देने के पीछे भी यही कारण था कि पूरे इंडिया को एक ब्लॉक में ला करके खड़ा कर दिया गया था। अब हम इन सारी बातों को लेकर के बिहार के चुनाव से जोड़ करके अगर हम तमिलनाडु को देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी स्ट्रेटजी आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि दक्षिण के राज्यों को साधने के लिए आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सिंगोल का नाम आपने सुना ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो कि ला करके नए संसद भवन में जिसको स्थापित किया गया था, उसको लेकर के हमने तभी खबर किया था, स्थापित करने के समय भी हमने खबर किया था कि ये परिसीमन की अभी से शुरुआत हो चुकी है और इसको इसके आधार पर ही होगा। इन सारी चीजों को लेकर के एम.के. स्टालिन आज से नहीं, वो लंबे समय से इस बात को कह रहे हैं कि दक्षिण के राज्यों को सचेत होना पड़ेगा, नहीं सचेत होइएगा तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी अपनी पैठ बना लेगी और हमारा जो मूल है दक्षिण भारत का, हमारी भाषा, हमारी शैली, हमारे जीवन स्टाइल, सब में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप उसका हो जाएगा और इससे वो डरे हुए लग रहे हैं। परिसीमन को लेकर के केंद्र और तमिलनाडु के बीच में मतभेद तो है ही, ये भी बातें जग जाहिर हैं। इन सारी चीजों को लेकर के अब हम अगर आप विस्तार से आपको बताएं तो इसमें 2-3 बातें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो परिसीमन होने के बाद दक्षिण भारतीय जो राज्य हैं उन राज्यों में 42% सीटें यानी कि आधी हो जाएंगी। अच्छा, हिंदी पट्टी के राज्य हैं उनसे आधी हो जाएंगी, क्योंकि 80 से 85% सीटें जो हैं वो दक्षिण के नहीं बल्कि हिंदी पट्टी के राज्यों के बढ़ रहे हैं। यानी 80 से 85% इसके बढ़ रहे हैं और 40 से 42% अगर दक्षिण के बढ़ रहे हैं तो आधे आधे का अंतर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जहां भारतीय जनता पार्टी है वो 2029 के बाद भी कई चुनावों तक अपना स्ट्रेटजी सेट कर लेगी और इसी बात को लेकर के परिसीमन में कहा जा रहा था कि हमारी भी सीटें बढ़ाई जाए, अनुपातिक तौर पे हमारी सीटें बढ़ाई जाए, लेकिन ये होता हुआ अभी दिखाई नहीं दे रहा है। 888 सीटें हमने बताया भी था कि 888 सीटें यानी 384 सीटें और बढ़ाने की बात की जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर राज्यों को लेकर के हम चले तो परिसीमन के बाद अगर आंध्र प्रदेश के दक्षिण के राज्यों की मैं बात कर रहा हूं कि आंध्र प्रदेश में अभी वर्तमान में 25 सीटें हैं, संभावना है कि 12 बढ़ा करके 37 सीटें जो हैं कर दी जाएंगी। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं, तो 37 सीटें कर दी जाएंगी, तो उसी के अनुपात में विधानसभा का भी बढ़ेगा। तो 37 सीटें कर दी जाएंगी तो 48% यहाँ वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। इसके बाद कर्नाटक की बात करें तो 28 से 17 जोड़ करके 45 यानी 60% जो है यहाँ बढ़ाई जा रही है। कर्नाटका की बात करें तो यहाँ 28 सीटें हैं। केरला की बात करें तो 20 सीटें हैं, यहाँ 4 बढ़ा करके 24 यानी मात्र 20%। समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मात्र 20% सीटें बढ़ रही हैं। तमिलनाडु की बात करें जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे थे, 39 सीटें हैं, 14 बढ़ा करके 53 यानी मात्र 36% बढ़ाई जा रही हैं। इसको लेकर के भी अब आप इसमें 2 चीजें समझ सकते हैं कि कर्नाटका की सीटें क्यों बढ़ रही हैं। तो कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इससे पहले थी, तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि यहाँ जो है इसी बात को लेकर के जो है दक्षिण के राज्यों में और दक्षिण के नेताओं में रोष है। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ 36% सीट बढ़ रही है। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ संभावना भारतीय जनता पार्टी की बढ़ रही है। 17 सीटें अभी हैं, 8 सीट बढ़ा करके 25 सीटें करने की तैयारी चल रही है, जो 47% यानी कि टोटल जो अगर देखें हम तो 129 सीटें बढ़ रही हैं टोटल अभी हैं, जिनमें 55 सीटें बढ़ा करके 184 सीटें की जा रही है। और ओवरऑल अगर हम प्रतिशत में देखें तो 42% से थोड़ा ज्यादा सीटें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहीं अगर हम काउबेल्ट की हिंदी पट्टी की बात करें तो हिंदी पट्टी के राज्यों में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सागर, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि आने वाले समय में जो बातें कही जा रही थी कि इस देश में अब चुनाव ही नहीं होगा, तो चुनाव तो होंगे लेकिन स्ट्रेटजी ऐसी बन जाएगी जिसमें आपको चुनाव होने के बाद भी आपको कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, विपक्ष एकजुट हो ही नहीं पाएगा। तो
तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी वर्तमान में 80 सीटें हैं। यहाँ 67 सीटें बढ़ाने की तैयारी चल रही है, 147 सीटें हो जाएंगी। और बढ़ा कितना प्रतिशत? 84%। इसको बहुत गंभीरता से देखने वाली बात है। बात राजस्थान की करें तो राजस्थान में 25 हैं, 25 बढ़ाने की तैयारी है। 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 100% यहाँ बढ़ाने की तैयारी चल रही है। मध्य प्रदेश की बात करें 29 है, 24 बढ़ा करके 53 सीटें हो जाएंगी, 83%। देखिएगा प्रतिशत जो दक्षिण में आपने देखा था और आप देखिए हिंदी पट्टी में मध्य प्रदेश में 29 की जगह पर 83 हो गया, बिहार में 40 है, 36 बढ़ करके 76 हो जाएंगी, यानी 90% सीटें बढ़ जाएंगी। वहीं हरियाणा की बात करें तो 10 सीटें हैं, 8 बढ़ा करके 18 सीटें हो जाएंगी, 80%। झारखंड में 14 है, 10 बढ़ा करके 24, 71%। यानी कि दिल्ली की बात करें तो 7 है प्लस 5 हो जाएंगे और 12 सीटें यहाँ हो जाएंगी। यहाँ पर भी 42%। ये तब की बात है जब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बन गई है, तो हो सकता है कि दिल्ली वाले में भी कुछ बढ़ोतरी की जाए और ये भी सीटें बढ़ाई जाए। यानी कि 216 सीटें अभी हैं, 182 सीटें प्लस हो जाएंगी, 398 सीटें हो जाएंगी। पूरी तरह से ये काऊ बेल्ट जिसे हिंदी पट्टी का क्षेत्र कहा जाता है, यानी सब मिलाकर के 84% सीटें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वर्तमान में हमने बता दिया आपको कि 129 सीटें दक्षिण में हैं और हिंदी पट्टी में 216, वृद्धि होकर के 55 सीटें आएंगी जो 184 हो जाएगा और वृद्धि होकर के हिंदी पट्टी में 182 आएंगी जो 398 हो जाएगा। सब मिलाकर के 582 होता है और छूटल फटकल जो है वो इसमें जुड़ेगा। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नॉर्थ ईस्ट को भी अगर हम जोड़ लेते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में 25 सीटें अभी हैं, इन सब को मिलाकर 317 है, 9 सीटें बढ़ाने की बात की जा रही है नॉर्थ ईस्ट में और सब मिलाकर के 616 सीटों तक अब तक हमारे पास रिकॉर्ड आया है। इस रिकॉर्ड के बाद कुछ ऐसे जगह जो है जो यूनियन टेरिटरी है उसकी भी बात कर लें या और भी राज्यों की बात कर लें तो असम की बात अगर करें तो 14 सीटें असम में अभी वर्तमान में है, 9 सीटें बढ़कर के 23 हो जाएंगी, यानी 64% यहाँ भी होता है। तो मणिपुर की बात करें, मणिपुर में कोई सीट नहीं बढ़ रहा है, मिजोरम में एक भी सीट नहीं बढ़ रहा है। उसके बाद नागालैंड में ज्यों का त्यों है, सिक्किम में ज्यों का त्यों है, मेघालय में ज्यों का त्यों है, त्रिपुरा में एक सीट बढ़ रहा है, मेघालय में नहीं बढ़ रहा, अरुणाचल प्रदेश में एक सीट बढ़ रहा है। यानी कि इन सबको मिलाकर के अगर देखा जाए तो इन क्षेत्रों में नॉर्थ ईस्ट में भी मात्र 25 सीटों का ही है, जिसमें 9 सीटों की बढ़ोतरी करके यहाँ का भी आंकड़ा जो है वो 36% से ज्यादा नहीं हो रहा है। यानी कि आप सीधी तौर पे समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिन क्षेत्रों में है उन क्षेत्रों में बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और रहा सवाल नीतीश कुमार के आउट होने का, तो एकमात्र नीतीश कुमार पर अगर फोकस भारतीय जनता पार्टी करती है 2025 के बाद नीतीश कुमार को कोई पूछने वाला तक नहीं होगा। आप देख लीजिएगा कि अभी से वो तैयारी लगभग शुरू हो चुकी है और नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहा करती थी। लेकिन अब जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें आपने देखा होगा नितीश कुमार को साइड करके भारतीय जनता पार्टी अपना काम करने का अलग शैली अपनाना शुरू कर चुकी है, जिसमें उसका पूरा फोकस आपने देखा होगा कि जब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात भी कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे कि कहीं दक्षिण से तो नहीं लाया जाएगा, लेकिन अब जो परिस्थिति उत्पन्न हो रही है उसमें पूरी तरह से आरएसएस के हाथ में दे देना और आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को मॉनिटर करेगा, यह भी बात अब देखने सुनने को मिल रही है। अगर कहीं शिवराज सिंह को दे दिया गया अध्यक्ष पद तो ऐसी स्थिति में आप मान सकते हैं कि हिंदी पट्टी वाला जो मामला है और परिसीमन का जो मामला है उस मामले को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी करके और 2029 के चुनाव की तैयारी में लग चुकी है और उस तैयारी को पूरा करके आने वाले समय के लिए भी अपना सत्ता पर कब्जा जो है वो बनाने की तैयारी शुरू कर देगी। इसी का डर दक्षिण के राज्यों को है। तो बाबा मतलब जैसे कि इसको बनाने का कोई तो निश्चित फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले की ही बात कर रहे हैं ना, वो जनसंख्या के आधार पर होता है। आप दक्षिण के राज्यों में देखेंगे कि आप लिटरेसी ज्यादा है तो वहाँ जनसंख्या का पर भी आप देखेंगे कंट्रोल होगा। यहाँ हिंदी पट्टी के राज्यों में जनसंख्या को लेकर तो विरोध का मतलब क्या है? ये तो मतलब एक निश्चित फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपको 2 ही बच्चे हैं, आपके भाई को 4 बच्चे हैं, तो अपने हिस्सा में से आप उसको दे दीजिएगा क्या? बंटवारा तो एक सीमा के तहत होना चाहिए ना, कि अनबैलेंस नहीं हो। अनबैलेंस होने का कारण ये हो रहा है कि अगर जिस राज्य में मानते हैं कि 40 सीटें हैं, अब बिहार में अभी ना मैंने आपको बताया कि बिहार में जो स्थिति है उसको लेकर के हमने आपको अभी बताया था कि देखिए बिहार में 40 सीट है, 36 जोड़ रहे हैं आप, और वहीं 39 सीटें हैं
तमिलनाडु में आप मात्र 14 जोड़ रहे हैं, क्यों? जनसंख्या के अनुसार। ठीक है, जनसंख्या के अनुसार जोड़ रहे हैं, लेकिन जब 39 था तब भी तो जनसंख्या उसकी बराबर होगी। तो उसने अपने बच्चे कम पैदा किए तो उसको क्या है, उसका हिस्सा काट लीजिएगा आप? क्या आपको 5 को बेटा होना चाहिए तो आपको हिस्सा ज्यादा मिलेगा? ऐसा तो नहीं होता, हिस्सेदारी तो बराबर बराबर बढ़ती है ना। इसी बात को लेकर के वहां विरोध है, और विरोध करने का कारण भी है कि जब हिंदी पट्टी के लोग, हिंदी पट्टी के नेता डोमिनेट करने लगे कि दक्षिण भारतीयों का अधिकार जो है धीरे धीरे करके संकुचित होगा, और इसको लेकर के वहां के लोगों में एक अलग तरह का रोष है, और ये रोष आपको आगे देखने को भी मिलेगा, आगे देखने को मिलेगा, लेकिन निश्चित रूप से मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी अब दक्षिण में अपना पैर पसारना चाहती है, और ये काम वो उन लोगों के माध्यम से कराना चाहती है जो अच्छी तरह से हिंदी बोलते हैं। चलिए, तो देखा आपने, एक बहुत बड़े रणनीति से पर्दा उठा दिया है बाबा ने। देखिए, बिहार तो छोड़िए, पूरे देश में जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी के है वो आप समझ पा रहे हैं। हालांकि बाबा ने कुछ ही बताया है, और अभी एक एपिसोड और हम लेकर आएंगे, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। बाबा अभी इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्शन मोड में है, और केवल 1-2 राज्य नहीं बल्कि 2029 को फोकस करके ही सारी स्ट्रेटेजी और सारी प्लानिंग बनाई जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।